इंस्टीट्यूशन है वी अनंत नागेश्वरन है, वी अनंत, उसके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई है। वी अनंत कौन सा? नागेश्वरन। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि भारत सरकार का वित्तीय सलाहकार कौन है, तो आपका उस समय अलग था लेकिन वर्तमान में आपका कौन है? वी अनंत नागेश्वरन। तो उसके द्वारा ये निर्देशन में आर्थिक समीक्षा तैयार की गई। बाद में निर्मला सीतारमण के द्वारा इसको 22 जुलाई को क्या किया गया? पेश। अब एक बात आ गई, ये जो आर्थिक समीक्षा है ये बजट के पहले दिन पेश की जाती है। आर्थिक समीक्षा पिछले वर्ष की होती है, जैसे 24-25 का तो बजट है और 23-24 की क्या है? आर्थिक समीक्षा। 23-24 की आर्थिक समीक्षा से तात्पर्य हो गया कि भाई हमने 23-24 में ये प्रोग्रेस करी, अब हमारा 24-25 का ये प्लान है। तो 24-25 का ये प्लान है, ये तो कौन सा हो गया? बजट। कौन सा हो गया? बजट। और 23-24 में हमने ये किया, ये हमारी प्रोग्रेस। कौन सी? प्रोग्रेस। समझ गए? तो वी अनंत नागेश्वरन के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई। वी अनंत नागेश्वरन हमारे देश के क्या हैं? आर्थिक सलाहकार। देश के क्या हैं? आर्थिक सलाहकार हैं। और बाद में प्रस्तुतिकरण वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। तो वित्त मंत्री हमारी कौन हो गई? निर्मला सीतारमण। अब आइए, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं वो ये वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी, भारत में जीडीपी 8.2% की वृद्धि हुई है। जीडीपी मतलब आपको खूब इकोनॉमिक्स में हमारी बात हुई है कि हमारे देश का उत्पादन, देश का उत्पादन को जीडीपी शब्द देते हैं। आजकल इसके स्थान पर जीवीए नाम भी हम बोलने लग गए। कौन सा? जीवीए। तो पहले हम बोल रहे थे जीडीपी, जीडीपी का मतलब देश का उत्पादन कितना हुआ। बोलो, क्लियर है क्या? तो ये कह रहा है जीडीपी में 8.2% की वृद्धि हुई है। कौन से में? 23-24 में। और 24-25 में हमारा अनुमान है 6.57 का। 8.2% तो हुआ है। 24-25 में आपका 6 कितना है? 6.57। वृद्धि दर से तात्पर्य एक बार देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। वृद्धि दर से तात्पर्य है कि भाई आपका इनकम पिछली बार 1000 रुपया थी। पिछली बार कितने रुपया थी? आपका प्रोडक्शन पिछली बार 1000 रुपया था। समझ गए? और मान लो आपने 8.2% की दर से काम किया, तो अब की बार आपका कौन सा? भाई 80 रुपया आपने, 82 रुपया आपने क्या किया? ज़्यादा। तो 1000 की अपेक्षा 1082 हो गया। तो वो लगभग कितना हो गया? 8%, 10% हो गया। भला समझ गए? भाई 100 रुपया एक्स्ट्रा कमाया तो कौन सा हो गया? 10% हो गया। 80 रुपया एक्स्ट्रा कमाया तो कितना हो गया? 8% हो गया। बोलो, क्लियर है क्या? सेम डिट्टो वैसे ही देखना है जैसे तुम्हारी घर की इनकम है। तो पिताजी का वेतन इस साल 1,00,000 रुपया था। इस साल कितना रुपया था? लाख रुपया था। तो 12 लाख रुपया घर की आमदनी थी और उसमें 10% का क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो 1,10,000 रुपया अब की बार हो गया है। तो उसी प्रकार से देश की इनकम में 8.2% की क्या हुई है? बढ़ोतरी। और अगले साल 6.57% की बढ़ोतरी होगी। समझ गए? इसको बोलते हैं विकास दर। क्या बोलते हैं? अब एक और बात ध्यान से सुनिए। विकास दर ये किसके अनुसार है? वित्त मंत्रालय के अनुसार है। किसके अनुसार है? और इसी विकास दर को अलग अलग संस्थाएं भी प्रस्तुत करती हैं। जैसे आरबीआई कहती है मेरे अनुसार विकास दर इतनी है, जैसे विश्व बैंक कहता है मेरे अनुसार इतनी है, आईएमएफ कहता है मेरे अनुसार इतनी है, विश्व की कोई और संस्था कहती है मेरे अनुसार इतनी है। और ये क्वेश्चन जैसे पिछली बार आरएस परी में आपका क्वेश्चन आया कि कोई विकास दर दी, फिर पूछा कि निम्न में से ये विकास दर किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। समझ गए क्या? तो ये विकास दर किसकी है? आर्थिक मंत्रालय। तो इनको बड़े ध्यान से आपको सुनना है, ध्यान से समझना है चीज़ों को। समझ गए? दूसरा पॉइंट है वित्त वर्ष 2023-24 में वही जीडीपी में, कौन से में? जीडीपी सकल मूल्य वृद्धि, वही हो गया सकल मूल्य वृद्धि। कौन सा गया? जीवीए। कौन सा? उसमें कृषि का योगदान 17 पॉइंट कितना है? 7, उद्योग का कितना है? 27.6 और सेवा का कितना है? 54.71। ये क्वेश्चन भी आरएस में पिछली बार पूछा कि सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कौन से का हो गया? सेवा का। अब सुनो, अब आप ध्यान दीजिए। आरएस प्री में मतलब 2 लाइन में 2 क्वेश्चन है। मतलब चीज़ें छोटा सा पेपर होता है लेकिन चीज़ें को हमें समझना होता है उस चीज़ को संभालो। तो मैंने क्या बोला?
हमारे कितने क्षेत्र हो गए? 3। तो कृषि में बढ़त, बढ़त का मतलब कृषि में हमने कितना कितना योगदान है? 17.7। उद्योग में कितना हो गया? 27.6। और सेवा में कितना हो गया? 54.7। 54। इस प्रकार से हमारा सर्वाधिक योगदान कौन से में हो गया? सेवा। सेकंड नंबर योगदान कौन सा हो गया? उद्योग। और थर्ड नंबर योगदान किसका हो गया? कृषि का। अब इसको उल्टा करो, सर्वाधिक आजीविका जो लोगों की जुड़ी हुई है वो किससे? पहले से कृषि से। कौन से थे? कृषि। सेकंड नंबर कौन सा? उद्योग। और थर्ड नंबर कौन सा? सेवा। आजीविका वाला क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आ गया कि सर्वाधिक आजीविका कौन से क्षेत्र से जुड़ी हुई है। आ गया क्या? बोलो, क्लियर है? अब लिखने वालों को थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि उनको आदत में है कि कैसे लिखूं, तो थोड़ा ध्यान से सुनो, एक एक वर्ड। बोलो, क्लियर है क्या? अब आइए तीसरी बात, वित्त वर्ष 2023-22-23 में 6। अब मुद्रास्फीति, कौन सा? मुद्रास्फीति शब्द को समझिए पहले। मुद्रास्फीति का मतलब है महंगाई। मुद्रास्फीति की जो दर होती है उसका तात्पर्य किससे है? महंगाई से। किससे? मुद्रास्फीति का तात्पर्य किससे भाई? महंगाई। समझ गए क्या? तो मुद्रास्फीति का तात्पर्य महंगाई से होता है। मुद्रास्फीति का मतलब है वस्तुओं की मांग तो क्या है? ज्यादा, और उसकी आपूर्ति क्या है? कम। वस्तुओं की मांग क्या है? ज्यादा, उसकी आपूर्ति क्या है? कम। तो उसकी अपेक्षा हमारी मुद्रा की वैल्यू तो क्या होगी? कम, और वस्तुओं की कीमत क्या होगी? ज्यादा। उस कंडीशन को हम मुद्रास्फीति बोलते हैं। मांग क्या हो गई? ज्यादा, उसकी अपेक्षा आपूर्ति क्या हो गई? कम। समझ गए? आपूर्ति क्या हो गई? कम। आपूर्ति कम होगी तो स्वाभाविक सी बात है उसकी दर क्या कर दी जाएगी? बढ़ा दी जाएगी। अब आपकी मुद्रा की उस दर की अपेक्षा क्षमता क्या है? कम। तो मुद्रा का मूल्य क्या हो गया? कम, और वस्तु की कीमत क्या हो गई? ज्यादा। उसको हम क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति। समझने की बात है। अब बहुत बड़ा खेल कर दो, चाहे जितना करते रहो। अब बोलो, मुद्रास्फीति 22-23 में 6.7 थी। कितनी थी? 6। जो अब 2023-24 में घटकर कितनी हो गई? 5.4। यानी ये क्या दिखा रहा है आपको? ये दिखा रहा है कि महंगाई की दर पिछली साल की अपेक्षा अब की बार क्या हुई है? घटी है। महंगाई अब पिछली साल की अपेक्षा अब की बार क्या हुई है? घटी है। पिछली बार कितनी थी? 6.7। अब की बार कितनी रहेगी? 5.4। अब आइए सरकार का घाटा। कौन सा? सरकार का राजकोष से घाटा 23-24 में कितना रह गया? 5.6। 5.6 घाटे बेसिकली ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला घाटा होता है राजस्व घाटा। कौन सा? हमने बजट पढ़ाया पहले। तो राजस्व घाटा जो है वो होता है, देखो, इनकम भी 2 होती है, एक्सपेंडिचर भी 2 होता है। पहला बात तो बजट किसे कहते हैं? पहली बात तो बजट किसे कहते हैं? तो हम बोलते हैं आय और व्यय का लेखा जोखा क्या कहलाता है? बजट। आय कितने प्रकार की होती है? 2। पहली आय कौन सी? राजस्व। और दूसरी पूंजीगत। राजस्व मतलब जो आय हमें टैक्स से स्थायी रूप से प्राप्त होती है वो तो कौन सी होती है? राजस्व। और जो आय जो आय हमें लोन वगैरह के माध्यम से मिलती है, जिससे हम पूंजी बनाते हैं, वो कौन सी होती है? पूंजीगत। उदाहरण बोल देता हूं, अपने घर में पिताजी की पगार आ रही है, वो राजस्व आय है। कौन सी आय है? राजस्व है। आपके खेत में स्थायी इनकम हो रही है, वो आपकी राजस्व आय है। कौन सी? लेकिन आपने अब की बार बैंक से लोन लिया। बैंक से क्या लिया? लोन। और लोन लेकर आपने मकान बनाया, वो कौन सी आय थी? पूंजीगत। क्योंकि लोन लेकर आपने मकान बनाया तो आपकी पूंजी खड़ी हो गई, आय तो हुई है आपके, लेकिन वो आपने लोन लिया है। किसके लिए? पूंजी निर्माण के लिए। तो आपके घर में एक नई संपत्ति खड़ी होगी। आ गया क्या समझ में मेरी बात? तो सरकार के पास कितनी आय होती है? 2। एक कौन सी? राजस्व, और एक कौन सी? पूंजीगत। समझ गए? अब आपको दूसरी बोलते हैं वह भी कितने होते हैं? 2। वह भी कितने होते हैं? 2। एक कौन सा? राजस्व। एक कौन सा? पूंजीगत। राजस्व और कौन सा? पूंजीगत। अब मैं घर पे ही बोल रहा हूं एक बार, तुम्हारे घर का जो घर खर्चा चलाते हो आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम घर में खाना खाते हो जीने के लिए, तुम घर में आपका कौन सा, अभी बस से आए हो, गाड़ी से आए हो, जो भी है वो आपका खर्चा। तुम का घर का कौन सा स्थायी खर्चा, मोबाइल ला रहे हो, मोबाइल पे पैसा खर्च कर रहे हो, ये सब कौन सा है? राजस्व है। कौन सा? जो आपको अस्तित्व के लिए जरूरी है। अस्तित्व के लिए क्या है? जरूरी।
और मेरे को आप फीस दे रहे हो, किताब ला रहे हो, वो पूंजीगत व्यय है। कौन सा? पूंजीगत। क्योंकि मेरे को जो पैसा दे रहे हो, किताब ला रहे हो, फीस दे रहे हो, सुन लो, वो पैसा आज तुम खर्च कर रहे हो, कल उसका रिटर्न मिलेगा। वो आज ये पूंजी निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है? पूंजी। ये हो गया। तो वे भी कितने प्रकार के हो गए? दो। एक कौन सा? राजस्व, और एक कौन सा? पूंजी। देश के परिप्रेक्ष्य में बता देता हूं। राजस्व में आपका क्या आ गया? सुन लो, दिमाग में बैठ जाएगा। अगर तुम्हारे दिमाग में ये न हो कि मैं लिख लूं इसको, ये क्या होता है, ये यहां के माइंड के जो स्क्रू हैं वो तय कर देते हैं। जैसे दिमाग में कुछ चल रहा है कि मैं भूल जाऊंगा, तो पक्का भूलेगा। एक दिमाग में आ रहा है कि मैं इसको सीख लूंगा, तो पक्का सीखेगा। ये स्क्रू को हटा दो। खाली कोशिश ये करो, ये जो बोल रहा है मैं उसको ध्यान से सुनूं और व्यवस्थाओं को समझूं। ये स्क्रू तय करता है आपकी जिंदगी। आपके दिमाग में फिट है कि मैं भूलूंगा, तो भूलेगा ही वो, क्योंकि इसके दिमाग में क्या चल रहा है वही चल रहा है। और तुम्हारे दिमाग में होता है कि हर मेरे को सीखना है, तो वो सीखेगा। दो कॉन्सेप्ट आपको स्पष्ट शब्दों में बता दूं। इसलिए बिल्कुल अपन योगा करते, घूम के आते, तो एक बार हाथ पैर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे और बिल्कुल ध्यान से सुने। नहीं, सही बोल रहा हूं मैं आपको। ये जिंदगी का फलसफा। जैसे सोचते हो वैसे होता। सुबह सुबह आप सोचते हो कि यार बुखार सी हो रही है आज, तो बुखार हो गई। अरे ऐसे सोचते हो भी रही हो, तो भी कहता कोई बात नहीं, चलो, तो फिर नहीं हो गई, उतर गई। कल वो शाम को हमारे जो कौन सा है ये बैच, फाउंडेशन बैच है, तो उसको बहुत टाइट रखता हूं मैं। तो मैंने कहा भाई कल कैसे नहीं आया, परसों कैसे नहीं आया? तो बोले साहब मेरे बुखार हो गई। मैंने कहा हम भी 6ठी से लेकर 12वीं तक थे ना, तो बहुत बीमार होते थे, और आजकल हम बीमार नहीं होते। हम तो बीमार नहीं होते, तुम ही कैसे बीमार हो गए? लेकिन 6ठी से 12वीं तक का आदमी बहुत बीमार होता है। होता नहीं जाना। मम्मी कहेगी भाई स्कूल कौन जाएंगे? स्कूल मतलब कॉलेज, स्कूल नहीं जाए। माँ थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है, सो जा। अब आया किसको कह दे, क्योंकि इसको किस्त बढ़नी है। अगर बच्चों को खाना ला के देना है तो बुखार में भी जाना पड़ेगा। तो वो याद तभी आती है, जैसा सोचते हो वैसे हो जाता है। तो मैं समझा रहा था, वो मेरे को बुखार बताने की जरूरत नहीं है, मैंने खूब बुखार देखी है। समझ गए? सारा जिंदगी का फलसफा यही है। तो चीजें देखिए आगे। तो वित्त वर्ष 2022 की मुद्रास्फीति, राजकोष से घाटा बता रहा था। तो मैंने कहा देश के परिप्रेक्ष्य में राजस्व व्यय क्या है? राजस्व व्यय क्या है? तो सरकार वेतन पे खर्च करती है, सरकार पेंशन देती है, सरकार सब्सिडी देती है। सब्सिडी समझ गए क्या? अभी आईएएस में क्वेश्चन आ गया, सब्सिडी किस में आएगी? तो राजस्व व्यय में। ये तो कौन सा हो गया? बोलो राजस्व है। और सरकार शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सड़क पर, इन सब पर खर्च करती है। वो कौन सा है? पूंजीगत। क्योंकि उससे हमारी पूंजी का क्या हो रहा है? निर्माण। तो आगे उसका बेनिफिट होगा। आगे क्या समझ में? घर की तरह बताया है, फिर बोल देता हूं। तुम लोग मेरे को फीस चुकाते हो और तुम लोग किताबों पे खर्च करते हो, ये तुम्हारा पूंजीगत व्यय है। और सुन लो, तुम्हारे घर वाले उधार ला करके भी और तुम्हारी फीस चुकाते हैं, तुम्हारी किताबों के पैसे देते हैं। वो इस आशा में देते हैं कि आज मैं इन पे लगाऊंगा, कल मेरे को इसका रिटर्न मिलेगा। और जो तुम घर खर्चा चलाते हो वो तुम्हारे जीने के लिए है। किसके लिए? जीने। भाई रोटी खाना है तो जीना तो पड़ेगा, तो खानी तो पड़ेगी, तो वो जीने के लिए। समझ गए? तो अस्तित्व वाला तो राजस्व व्यय होता है और विकास वाला होता है पूंजीगत व्यय। आ गया अन इनकम में। देखिए राजस्व कौन सा हो गया? जो हमारी स्थायी आमदनी है वो तो कौन सी है? राजस्व है। और जो हमारी मतलब आमदनी कौन सी है, लेकिन लोन लेकर हमने किया है, लेकिन विकास के लिए किया है, वो कौन सा है? पूंजीगत है। आगे बोला क्लियर है कि दोनों चीजें समझ गए होंगे। अब मैं बोल रहा हूं, इधर राजस्व आय हुई। राजस्व आय कौन सी बोली थी हमने? जो हमारा स्थायी आमदनी है। और राजस्व व्यय हुआ। राजस्व क्या हुआ? व्यय। ध्यान से सुनिएगा, राजस्व क्या हुआ? व्यय। अब राजस्व व्यय कौन सा? अब इसको ऐसे बोल सकते हो व्यवहारिक भाषा में
कि हमारी आमदनी और हमारा खर्चा, यानी हम ये कहेंगे कि स्थायी खर्चा और स्थायी आमदनी, उसमें अंतर है। व्यय तो क्या है, ज्यादा, और आय क्या है, कम, तो उसको राजस्व घाटा बोलते हैं। तो राजस्व व्यय क्या हो गया, ज्यादा, और राजस्व आय क्या हो गई, कम, उसको क्या बोलेंगे, राजस्व घाटा। समझ तो गए, इतनी सी बात है, राजस्व घाटा। अब इसको कैसे बोलूं, खर्चा रुपया, आमदनी अठन्नी। अरे खर्चा तो क्या हो रहा है, रुपया, घर का खर्चा तो रुपया हो रहा है, और आमदनी हमारी कौन सी, अठन्नी। अठन्नी मतलब 50 पैसा। तो इसका मतलब वो घर कौन से घाटे में जी रहा है, राजस्व घाटे में। यानी जो घर अपना घर खर्चा भी है ना उधार लेकर चला रहा है, वो कौन से घाटे में जी रहा है, राजस्व घाटा। अब तो समझ लो आगे क्या, राजस्व वाले को कम प्लस माइनस कर दिया तो कौन सा हो गया, राजस्व घाटा। कौन सा, अब बोलेंगे बजट घाटा। कौन सा, बजट। तो दोनों आय, कौन सी, दोनों आय, और दोनों क्या हैं, व्यय। दोनों क्या हैं, व्यय। समझ गए क्या, दोनों आय दोनों व्यय। राजस्व और कौन सा, पूंजीगत, और इधर राजस्व और कौन सा, पूंजीगत। तो दोनों आय और दोनों व्यय में अंतर है, समझ गए, वो कौन सा घाटा है, बजट घाटा। अब तो समझ गए, दोनों आय और दोनों व्यय में अंतर है, वो कौन सा है। अब आप इसके माध्यम से अगर समझ गए हो तो हर घर बजट घाटे में चलता है। हर घर क्या होता है, बजट घाटे में। घर का काम तो चल रहा है, लेकिन घर वाले ना पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए उधार ले रहे हैं, तो वो कौन सा घाटा है, बजट घाटा। अरे घर का खर्चा तो आराम से चल रहा है, लेकिन अभी बच्चे का मेडिकल में हो गया, मान लो अब मेडिकल में हो गया तो उसको 5 लाख रुपए क्या देनी है, फीस देनी है। तो पिताजी कहीं न कहीं से क्या लाए, उधार लाए, तो उधार लाकर काम चलाया, तो एक्चुअली क्या हुआ, बजट घाटा। आया क्या समझ में मेरी बात। तो एक तो कौन सा होता है, राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा किसको कहोगे, राजस्व वाले में अंतर है, वो तो कौन सा हो गया, राजस्व घाटा। और बजट घाटा किसको कहोगे, टोटल आय और टोटल व्यय में अंतर है, वो कौन सा हो गया, बजट घाटा। और प्लस से माइनस ना, बजट घाटे में माइनस ना, माइनस उधार और अन्य देयताएं, हमारी जो उधार है ना उसको घटा देते हो, तो कौन सा होता है, बोलो, राजकोषीय घाटा। मैंने फिर बोला है, राजस्व वाले में अंतर है, उसको क्या बोलेंगे, राजस्व घाटा। और टोटल आय और टोटल व्यय में अंतर बोलेंगे, वो कौन सा, बजट घाटा। कौन सा, और उसमें माइनस क्या कर दिया, जो हमारे पैसे लोग उधार मांगते हैं वो क्या कर दिया, घटा दिया, तो कौन सा घाटा होगा, राजकोषीय घाटा। कौन सा, राजकोषीय, मतलब लोग उधार नहीं मांगते क्या, जैसे 2 लाख रुपए हमें कर्जा है, तो वो उसमें से माइनस कर दिया, तो वो कौन सा हो गया, राजकोषीय घाटा। तो घाटे कितने हो गए, 3। पहला घाटा कौन सा, राजस्व, दूसरा कौन सा, बजट, तीसरा कौन सा, राजकोषीय। अब सुनो, राजस्व घाटा अच्छा बुरा या बजट घाटा, ये बताओ, राजस्व घाटा बुरा या बजट घाटा। मूर्खानंदो, राजस्व घाटा बुरा। जो आदमी अपना घर खर्चा ही उधार लेके चला रहा, वो तो बर्बाद है। पिताजी फीस के लिए कोई से कर्जा ले लिया तो बर्बाद कहां है, क्योंकि फीस के लिए कर्जा लिया है, वो तो क्या है, विकास में जाएगा, तो चाहे घाटा हो। आपकी इनकम कितनी घर की, लाख रुपया, लाख रुपया आपके खर्चा हो रहा है, कौन सा, घर का खर्चा कितना आ रहा है, लाख, तो आपका कौन सा, क्या लाख रुपया आपकी आमदनी है, लाख रुपया आपका क्या खर्चा, तो घर बिल्कुल सही चल रहा है। अब आपने बैंक से क्या लिया, लोन 5 लाख का, और भाई को क्या कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो कौन सा बुरा है। सारे घर ही ऐसे करते हैं। लेकिन घर खर्चा, आपके खर्चा कितना है, 1 लाख, और आमदनी कितनी है, 50,000, और आप घर खर्चा रोटी के लिए उधार ला रहे हो, तो मरोगे ही। अब तो समझ लो सीधा सीधा। तो राजस्व घाटा तो क्या होता है, बुरा। बजट घाटा बुरा नहीं होता। अब बजट घाटे में उधार क्या कर दो, कम कर दो, तो कौन सा घाटा हो गया, राजकोषीय घाटा। कौन सा, राजकोषीय घाटा। अब प्रबंध कैसे करेंगे इसका, राजकोषीय प्रबंधन, बोलो। अब सुन लो, हमारा एक राजकोषीय प्रबंधन अधिनियम बना हुआ है। प्रबंधन अधिनियम कब का बना, 2003 का, और वो लागू राजस्थान में कब लागू हुआ, 2005। राजकोष का प्रबंधन करना, राजकोष का क्या करना, प्रबंधन। तो उसमें सरकार ने तय कर दिया कि राजस्व घाटा तो 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0। मैंने अभी भी क्या बोला कि अगर घर में आमदनी 1 लाख है और खर्चा क्या है 1 लाख, तो कोई बुराई नहीं है। तो कौन सा राजस्व घाटा क्या हो गया, 0।
कितना हो गया 0, उन्होंने तय कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी राज्य है उसकी आमदनी और खर्चा बराबर होना चाहिए। आ गया राजस्व घाटा कितना होना चाहिए 0, और राजकोषीय घाटा उन्होंने तय कर दिया कि जीडीपी का 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो राजकोषीय घाटा का मापदंड कितना बना दिया 3%। अरे कितना बना दिया 3%। तो 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं बाद में बस में नहीं आएगा। अरे पिताजी के जैसे आमदनी से ज्यादा घाटा हो गया तो लास्ट में वो कर्जा बहुत बुरा चढ़ जाएगा, तो उससे 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी ये कितना हो रहा है 5.6। तो राजकोषीय घाटे का मापदंड तो कितना है 3%, कितना 3। अभी वर्तमान में हो कितना रहा है 5.6। किस में तय हुआ बोलो? राजकोषीय प्रबंधन अधिनियम 2003 इंडिया और 5 कौन सा? राजस्थान। समझ गए? और राजस्व, उसमें राजस्व घाटा कितना होना चाहिए 0 और राजकोषीय कितना होना चाहिए 3, जो अभी वर्तमान में कितना 5.6। तीसरा क्वेश्चन आरएस का बताया। आरएस का पहला क्वेश्चन आया वर्दी दर कितनी है, सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, और तीसरा क्वेश्चन आया राजकोषीय प्रबंधन अधिनियम कब आया। 3 मतलब इकोनॉमिक्स के 10-15 क्वेश्चन इसी में से, अगर समझो तो। अब एक पन्ने में 3 मायने रखते हैं, ये हो गया। लेकिन इसको समझ रहा है तो ये टोटल आपका राजकोषीय घाटा हो गया, मुद्रास्फीति का हो गया। अब आइए आगे। अब ये जो चीज है ये तो कौन सा हो गया देखिए, हाँ तीनों चीजें समझ गए। पहला नंबर कौन सा आ गया विकास दर। कौन सी? विकास दर। अरे पहला क्वेश्चन कौन सा आ गया विकास दर। विकास दर किसे कहते हैं बोलो? विकास दर कौन सी होगी? पिछली साल की अपेक्षा आपने कितना विकास किस % से किया, वो कौन सा आ गया विकास दर। 3 क्षेत्र होते हैं, कृषि, उद्योग और कौन सा? सेवा। कृषि का योगदान कितना है, उद्योग का कितना है, सेवा का कितना है, बता दिया। मुद्रास्फीति महंगाई वाली दर है, और राजकोषीय घाटा आपको बता दिया। ये सब हो गए। अब ये कह रहा है कि भारतीय ई कॉमर्स उद्योग, अब वही बात आ गई। कल आपने क्या पढ़ा था? आईटी। कौन सा? आईटी का मतलब कौन सा हो गया? आईटी में कौन सा उद्योग आ रहा है? ई कॉमर्स। कौन सा? ई कॉमर्स। आईटी में कौन सा उद्योग आ रहा है? ई कॉमर्स। हमने बताया भी था कि दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी थी? अमेजोन। कौन सी? अमेजोन। अमेजोन किसकी थी? जेफ बेजोस की। हमारे भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? फ्लिपकार्ट। कौन सी? फ्लिपकार्ट। और फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण किसने कर लिया? अमेजोन ने। ध्यान रखो, अब मंगाते हैं कुछ नहीं। अब तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो इतना ही कर सकता हूं, नहीं तो बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक्स हो जाएगी। बोलो। अरे मेरी बात सुनो, ई कॉमर्स का मतलब क्या हो गया? ऑनलाइन व्यापार। ऑनलाइन। पहली बात तो बताओ ये किस क्षेत्र में जाएगा? सेवा में। कौन से में? सेवा। आपको साफ साफ बताया उद्योग किस में है? उद्योग किस में? द्वितीय क्षेत्र। कौन सा? द्वितीय। और सेवा कौन से? तृतीय क्षेत्र। तो आपको बताया उद्योग तो द्वितीय में आता है और व्यापार कौन से में आता? तृतीय। एक तो ये बात सुन लो। बाद में हम बोल रहे हैं ई कॉमर्स। कौन सा? ई कॉमर्स में हमने क्या बताया बोलो? वह व्यापार जो ऑनलाइन किया जाता है वो कौन सा हो गया? ई कॉमर्स। समझ गए? फिर हमने बताया कि ई कॉमर्स की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? अमेजोन। कौन सी? अमेजोन। अमेजोन किसकी होगी? जेफ बेजोस की। फिर हमने बताया कि भाई ई कॉमर्स नाम है, भारत में सबसे बड़ी कंपनी थी फ्लिपकार्ट। कौन सी? फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण किसने कर लिया? अमेजोन ने। तो अधिग्रहण का मतलब है वैश्वीकरण में। मैंने एक आपको उदाहरण देके बताया था कि यह जमाना वो है कि या तो आप आगे चले जाओगे या किसी के सामने सरेंडर हो जाओगे। कितना समझाया तुम्हें? वैश्वीकरण में यही बात आपको बहुत बढ़िया बताई कि या तो सरेंडर हो जाओ, अरे आगे चले जाओ। अब जैसे तुम लोग हो, तुम अगर सक्सेस नहीं हो, कंपटीशन के जमाने में सक्सेस नहीं हो, तो सरेंडर ही तो होगे। कैसे? घर वालों के सामने कि भाई तुम कहोगे वैसे कर लेंगे। ये महिलाएं बैठी अभी जोश के साथ आई हैं, तो अपने घर वालों से लड़ झगड़ करके मान लो कैसे भी करके जोश के साथ आई है। अब जोश के साथ आई है तो सक्सेस हो गई इस कंपटीशन में। वैश्वीकरण है ये। सक्सेस हो गई इस कंपटीशन में तो तुम्हारा अस्तित्व अपना रहेगा।
सक्सेस नहीं हुए तो वापस लौट के जाओगे तो तुम्हें साफ सरेंडर होना पड़ेगा कि आप जैसे कहोगे, सासू जैसे कह रही है वैसे ही सही है, पति जैसे कह रहा है वही सही है, सूर्य पश्चिम में उगता है तो उगता है, पूर्व में नहीं इधर ही उगेगा, तो सरेंडर। कितना समझा? ऐसे मेरी कहानियों को ऐसे लेते रहते हैं। तो बात साफ सी होगी, जो कंपनी अपना अस्तित्व नहीं बचा सकती उसको दूसरी कंपनी के सामने क्या होना पड़ेगा? सरेंडर। तो भारत की बड़ी कंपनी कौन सी थी? फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण किसने कर लिया? अमेजॉन ने। ऑटोमेटिक हो गया। चीजें वही है। अब आइए तो बोलो, भारतीय ई कॉमर्स उद्योग 2030 तक $350 बिलियन अमेरिकन डॉलर के पार कर जाएगा। समझ गए क्या? तो कितना भाई ई कॉमर्स उद्योग है वो 2030 तक का टारगेट कितना है? $350 बिलियन अमेरिकन डॉलर है। बिलियन अमेरिकन डॉलर, समझ गए क्या? तो बिलियन अमेरिकन डॉलर पार कर लेगा तो नॉर्मल सी बातें हैं। वैसे अगली बात, 2023-24 में राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए नेशनल हाईवे। नेशनल है, ये प्रोग्रेस दिखा रहे हैं कि नेशनल हाईवे हम रोजाना 34 किलोमीटर बनाना शुरू कर देंगे। मतलब रोजाना का हमारा टारगेट कितना रहेगा? 34 किलोमीटर। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा टारगेट बनाते हो कि मैं रोजाना मेरा कोर्स का 0.5% रोजाना निपटाऊंगा। रोजाना टारगेट बना लिया आपने कि मेरे कोर्स का 0.5% रोजाना निपटाऊंगा और 0.5% निपटाते हुए मैं 6 महीने में बेहतर ढंग से कोर्स कर लूंगा। तो वही बात। तो ये क्या कह रहे हैं कि हम रोजाना देश में इस समय इन्होंने टारगेट क्या रखा है? 34 किलोमीटर का क्या रखा है कि प्रतिदिन हाईवे बनाएंगे। 34 किलोमीटर क्या प्रतिदिन, ये टारगेट है। अभी लगभग 27 के लगभग बना रहे हैं और इसका टारगेट कौन सा हो गया? 34। ये आगे अगला है, अगला जो बात है वो देखिए, ये गड़बड़ी है। अब देखिए वर्ष 2022-23, अभी आप कहोगे इसमें 2300 क्यों नहीं आया? जो आंकड़े जैसे इनके पास उपलब्ध होते हैं वैसे ही रहते हैं। तो 2022-23 में महिला श्रम बल की भागीदारी कितनी होगी? 37%। कितनी होगी? महिला श्रम बल जान गए हमारा भाई हमारा कौन सा ओवरऑल कौन सा क्या होता है? बोलो, मानव किससे बना है? पुरुष और महिला। मानव किससे बना है? पुरुष और महिला। अब पुरुषों को तो श्रम में क्या देते हैं? भागीदारी। तो हम 37% तक पहुंच गए। कितने तक पहुंच गए? 37। अभी भी 100% में काफी क्या है? नीचे। तो महिला अगर 100% भागीदारी होती है तो देश के विकास में क्या होगा? 4 साल लग जाएगा। इसका मतलब अभी भी लगभग 63% महिलाएं काम नहीं करती। अरे वैसे काम नहीं, घर पे तो कर ही रही हैं, श्रम बल में भागीदारी नहीं है। तो ये भी विकास का घोतक है कि अगर आपका श्रम बल महिलाओं का बढ़ेगा तो व्यक्ति क्या हो रहा है? सब लोग काम कर रहे। वही घर पे बात सुन लो, घर पे एक तो सारे कमाने वाले, अरे कहने का मतलब घर पे कितने लोग हैं? 5। अब ऑटोमेटिक समझिए, तो पांचों के पांचों कमाते हैं तो घर का क्या होगा? विकास। और घर में केवल एक आदमी कमाता, 4 बेटे खा रहे हैं तो स्वाभाविक बात है विकास क्या होगा? कम। तो वही बात हो गई। तो महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी कितनी हो गई? 37%। आ गया। अब आइए 34.7 करोड़ से, ये चलो छोड़ो संख्या। आयुष्मान भारत कार्ड को एक बार बोलो, आयुष्मान भारत योजना कब बनी? आयुष्मान भारत कार्ड बनाए गए, मतलब समझ गए क्या? आयुष्मान भारत कार्ड कौन सा? आयुष्मान योजना कब चली? 2018 में आयुष्मान भारत योजना चली। सुनना है मेरी बात। इसको प्रधानमंत्री आरोग्य योजना भी बोलते हैं। कौन सा? प्रधानमंत्री आरोग्य। और ये योजना क्या कहती है कि भाई जो गरीब आदमी है, गरीब जिनका मतलब राशन जिनको मिलता है, उन राशन वालों को 5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज हॉस्पिटल में मिलेगा। 5 लाख रुपए का कैशलेस क्या होगा? इलाज। कैशलेस का मतलब जिसको कोई पैसा देना की जरूरत नहीं है वो अपना कार्ड दे सकते हैं। ये आपकी कौन सी योजना है? आयुष्मान भारत। कौन सी? आयुष्मान भारत। बोलो क्लियर है? तो आयुष्मान भारत योजना में अब की ये बता रहे हैं कि भाई 34.7 करोड़ से अधिक कार्ड बनाए गए हैं। ये अपनी प्रोग्रेस बता रहे हैं। समझ गए? नीचे आइए, गुजरात के साबरमती तट पर, गुजरात के
साबरमती तट पर गिफ्ट सिटी बना हुआ है। कौन सा गिफ्ट सिटी, समझ तो गए? जैसे कल हमने क्या बोला था, कल गिफ्ट सिटी का मतलब है, गिफ्ट का मतलब इसका नाम गिफ्ट क्यों रखा? अरे जापान का प्रधानमंत्री आया, जापान का प्रधानमंत्री साबरमती के तट पर मोदी जी के साथ बैठा, तो उन्होंने कह दिया भाई इस क्षेत्र को हम डेवलप करेंगे, हम इसको गिफ्ट, मतलब क्या ले रहे हैं, गोद में ले रहे हैं, तो उन्होंने हमें गिफ्ट दिया, गिफ्ट सिटी। आगे क्या समझ में? गिफ्ट, जैसे कोई आदमी पैसे वाला है और तुम्हारे घर में मान लो कोई चीज की कमी है, तो कहता है मेरी तरफ से ये गिफ्ट। चीजें वो सीखोगे उतना है, नहीं तो देखो ले जाओ कागज। और दूसरा ये तभी तो तुम्हारी स्थिति है ना, मुंह मल लिया बाजार से, क्या खाक पड़ लेगा, चाहे खूब सुंदर सुंदर हो, क्या पड़ेगा? तो गिफ्ट सिटी आपका कहां पर? साबरमती तट। कौन सा? साबरमती तट, समझ गए? गिफ्ट सिटी साबरमती तट हो गया। पहली बात, अब तुम्हारा नॉर्मली मैं बोलता हूं, साबरमती नदी कहां पर से निकलती है? अरे साबरमती नदी कहां से निकलती है? कहां से? उदयपुर से, दक्षिणी उदयपुर से, दक्षिण उदयपुर से साबरमती निकलती है। अब वही बात तुम्हारी, अब जैसे मैं ये नहीं कह रहा, जो लिख रहे थे, जिन्होंने रटने का जिम्मा लिया था और उनके दिमाग में नहीं आया, तो उनका रटना बेकार है। ये हालत हो, ये लगता है तुम्हें कि मैंने उस समय बहुत बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाए, ये क्वेश्चन पे क्वेश्चन बन गया कि राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्भव तो राजस्थान है, लेकिन उसका बहाव क्षेत्र कौन सा है? गुजरात है। और अरब सागर में गिरने वाली क्या है नदी? कौन सी नदी? अरब सागर। अब गुजरात के दक्षिणी उदयपुर में से ये निकलती है। गुजरात का कौन सा? दक्षिण उदयपुर। और अधिकांश प्रवाह इसका कहाँ पर है? गुजरात में। और इसी पर साबरमती आश्रम बना हुआ है गांधी का, जो 1915 में बना, और इसी पर गिफ्ट सिटी बनाया गया है। और यहीं पर इन्होंने क्या है, बोलो ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर भी बनाया है। इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर, फाइनेंस सर्विस सेंटर भी बनाया है। अब ये बात समझ गए? जैसे कल हमने नहीं बता रहे थे कि अनेक प्रकार के पार्क बताए, अनेक प्रकार की संस्थाएं बताई, तो उसमें जुड़ जाएगा। इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर कहाँ पर बनाया? गिफ्ट सिटी गुजरात, गिफ्ट सिटी गुजरात। तो ये पहला पन्ना है। तो पहले पन्ने में सबसे पहले आई विकास दर। कौन सी? विकास दर। पहले दूसरे बात आई कि हमारा जीडीपी के हमारे क्षेत्र कितने हैं? 3, प्राथमिक, द्वितीयक और कौन सा? तृतीयक। उनका कितना कितना योगदान है। तीसरा हमारी आई कि मुद्रास्फीति हमारी क्या है। चौथा आया राजकोषीय घाटा हमारा कितना है। पांचवी आई कि हमारी श्रम बल में स्थिति क्या है। हम हाईवे कितने किलोमीटर का रोजाना बना रहे हैं, समझ गए? क्या हाईवे कितने किलोमीटर का बना रहे हैं हम? आजकल बढ़ता हुआ क्षेत्र कौन सा है? ई कॉमर्स। कौन सा? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में हमारा व्यापार कितना हो गया है। और हम इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर कहाँ पर बना रहे हैं? गुजरात के गिफ्ट सिटी। अब भाई साहब बुरा नहीं, कम से कम भी 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला पन्ना, ये तो सारी चीज समझने का है। लेकिन आगे देखिए, अब आया आपका दूसरा क्षेत्र, कौन सा? कृषि। ये लो कृषि। आ गया क्या? बोलो यार, ये मरवाएगा। ये लो, अब आया कृषि क्षेत्र। कौन सा? कृषि। प्राथमिक क्षेत्र, अब बोल दो एक बार, प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आ गया? कृषि। दूसरा नंबर पशुपालन, मत्स्य की, वानिकी। आ गया चारों बातें। अब ये कह रहा है कृषि क्षेत्र से आजीविका 42.3% लोगों की जुड़ी हुई है। कितनी? अब अभी अभी हम क्या कर रहे थे कि सर्वाधिक आजीविका, रोजगार, सर्वाधिक आजीविका मतलब कौन सा गया? रोजगार। रोजगार कौन सा क्षेत्र दे रहा है? कृषि। अरे रोजगार कौन सा क्षेत्र दे रहा है? कृषि। दूसरा नंबर कौन सा? उद्योग। और तीसरा नंबर कौन सा? सेवा। तो कितनी? 42.3% आबादी कृषि से जुड़ी हुई है। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में लगभग 60 से 65% जुड़ी है।
राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में लगभग कितनी, 60 से 65, समझ गए। तो 60 से 65 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। अतः हमारी राजस्थान की अर्थव्यवस्था कौन सी होगी, कृषिगत, जिससे ज्यादा लोग जुड़े होते हैं वो कौन सी अर्थव्यवस्था है, कृषिगत। और भारत की अर्थव्यवस्था भी कौन सी है, कृषिगत। कौन सी, कृषिगत। क्लियर है क्या, जिससे आबादी ज्यादा जुड़ी होती है। आ गया, बोलो। अब कृषिगत अर्थव्यवस्था हो गई, चलो बात हो गई। कृषिगत, हमारी कृषि किस पर निर्भर है, हमारी कृषि किस पर निर्भर है, मानसून। मानसून क्या है, मानसून क्या है, पवन। अरे पवन, मानसून क्या है, पवन। तुम्हारे सिलेबस में क्वेश्चन है, पवन कितने प्रकार की होती है, स्थायी, एक कौन सी अस्थायी, एक कौन सी स्थानीय। स्थायी में आपकी पछुआ हवाएं, ये सब कौन सी आती है, स्थायी। और दूसरा कौन सा, अस्थायी। अस्थायी में क्या आता है, मानसून। तो मानसून अस्थायी है, अस्थायी क्या है, पवन। कौन सी पवन है, अस्थायी। अस्थायी पवन जो स्थायी रूप से चलना संभव नहीं है, तो अस्थायी पवन है। अस्थायी पवन का मतलब कोई भी उसकी दिशा नहीं है, कोई भी उसकी दिशा नहीं है। सुनना मेरी बात। तो पवन हो गई, वो पहला प्रश्न हो गई, पवन कौन सा। अब देखिए, मानसून जो आपके आता है वो किससे आता है, दक्षिण पश्चिमी हवाएं। कौन सी, अरे मानसून किससे आता है, दक्षिण पश्चिम हवाएं। कहां से उठता है, हिंद महासागर। हिंद महासागर से कौन सी हवाएं हो गई, दक्षिण पश्चिम। कौन सी, दक्षिण पश्चिम हो गई। और दो भागों में एक बंगाल की खाड़ी वाला, तो दक्षिण पश्चिमी हवाएं तो हैं। अब हवाएं कभी तो चलती है और कभी नहीं चलती। अपने गांव में बोलते हैं पुरवाई चल रही है, पुरवाई क्या हो रही है, चल रही है। और पुरवाई चल रही है, इतने में बुजुर्ग कहते हैं कि ये ले हवा मार गई इसको। तो अरे अंग्रेज थोड़ी हो, हवा मार गई। हवा मारते ही बरसात क्या हो गई, गई तो कभी तो ज्यादा आ जाती है और कभी क्या आ जाती है, कम। तो मानसून का सर्वाधिक प्रभाव कहां पर पड़ रहा है, इंडिया में। कहां पर है, इंडिया। तो इंडिया में इसलिए कभी तो ज्यादा और कभी क्या होगी, कम। तो कभी तो अतिवृष्टि और कभी क्या, अनावृष्टि। कभी तो बाढ़ में डूब गए और कभी किसमें, सूखे में। अतः भारत की अर्थव्यवस्था एंड राजस्थान की अर्थव्यवस्था मानसूनी जुआ है। ऑटोमेटिक हो गया। मानसून का जुआ का मतलब हो गया, कभी तो प्लस कभी माइनस, कभी तो आई तो ठीक और नहीं तो जाना तय है, ये जुड़ता है। अब मैं ऐसे बोल रहा हूं जैसे ज्योग्राफी पढ़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल। अब देख रहे हैं, एक मिनट, अपनी वर्षा कितने प्रकार की हो गई, दो। एक कौन सी, सर्दी, एक कौन सी, गर्मी। रटन वाले खाली एक बार दिमाग में रखना, खाली 2 मिनट के लिए। मैं खड़ा हूं, ये भारत है। अरे भारत है ना ये, तो भारत है, ध्यान से सुना। मेरे पैरों में क्या है, हिंद महासागर। अरे पैरों में क्या है, हिंद महासागर। नीचे क्या है, हिंद। और ऊपर कौन सा, भूमध्य सागर। कौन सा, अरे हिमालय के उस पार कौन सा है, भूमध्य सागर। कौन सा, भूमध्य। अब मैं बोल रहा हूं, हमारे वर्षा कितने प्रकार की, 2। एक सर्दी, एक कौन सी, गर्मी। सर्दी और गर्मी। सर्दी की वर्षा को, अरे ध्यान दे ले, क्या बात कर रही है, रुक जा। इनके मैं खड़ा हूं तो देखता है, अभी तो ये सही चल रहा है। इनके यही प्रॉब्लम है ना। हमारी वर्षा कितने प्रकार की होगी, 2। एक सर्दी और एक कौन सी, गर्मी। सर्दी और कौन सी होगी, गर्मी। ध्यान दीजिए, सर्दी की वर्षा का नाम हमारा मावठ है। कौन सा, और गर्मी की वर्षा का नाम है मानसून। कौन सा, गर्मी की वर्षा हिंद महासागर से उठती है, सर्दी की वर्षा भूमध्य सागर से। कौन से, भूमध्य। गर्मी की वर्षा दक्षिण पश्चिम हवा है। कौन सी, दक्षिण पश्चिम। और सर्दी वाली वर्षा उत्तर पश्चिम हवा है। कौन सी, उत्तर पश्चिम। सर्दी की कौन सी, उत्तर पश्चिम, जिसको आप पश्चिमी विक्षोभ बोलते हो। क्या बोलते हो। और इसको दक्षिण पश्चिमी हवाएं जो केरल के तट से टकराती है। केरल के तट से क्या होती है, टकराती है। बोलो क्लियर है क्या। तो ये कहां से उठी, हिंद महासागर। ये कहां से उठी, भूमध्य सागर। ये कौन सी, दक्षिण पश्चिम। ये कौन सी, उत्तर पश्चिम। इसका नाम कौन सा, मानसून। इसका नाम कौन सा, मावठ। ये कौन सी, गर्मी। ये कौन सी, सर्दी। ये पूरे हिंदुस्तान को क्या करती है, प्रभावित। ये कुछ क्षेत्रों को क्या करती है, प्रभावित। ये रबी के लिए होगी। ये कौन सा आ गया, खरीफ। मैं से क्वेश्चन करके आता तो बता, लेकिन क्या है, आज तो मैं फिट हो गया। ठीक, समीक्षा नहीं करूंगा मैं।
वो तो कृषि क्षेत्र की आजीविका है। प्रचलित मूल्य पर जीडीपी की हिस्सेदारी 18.2, उसमें 17 पॉइंट समथिंग बताई। तो एक तो स्थायी के अनुसार है, एक कौन सा है अस्थायी, स्थिर मूल्य के अनुसार है, एक कौन सा प्रचलित। तो एवरेज लगभग कितना हो गया 17-18% हो गया। एवरेज कितना हो गया भाई 17 से 18, 17 से क्या हो गया 18 स्थिर। अब आओ ये बोलो, अब वर्ष 2022-23 में वृद्धि दर कितनी 4.7, मतलब वृद्धि दर समझ गए, कृषि वाले क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी 4.7, और 2023-24 में कम हुई है 1.4। आ गया पूरा कृषि के बारे में बता रहे। अब आओ, अब विगत 5 वर्षों में देश में कृषि क्षेत्र में हमने प्रतिवर्ष औसतन कितनी वृद्धि तय की है 4.18। अब सारी बात आ गई। पहला नंबर बोलो, प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है, कृषि, पशुपालन, मत्स्य और वन हो गया। कृषि के क्षेत्र में हमारा लगभग लोग कितने जुड़े हुए हैं 42.3। तो अधिकांश लोगों की आजीविका किससे जुड़ी हुई है, कृषि से। वहां में हमारी आमदनी जीडीपी में योगदान 17 से कितना है 18, 17 और 18, और वृद्धि दर पिछली बार कितनी हुई 4.7, अब की बार कितनी 1.4, औसतन कितनी 4.18। ये एग्रीकल्चर का पूरा सिनेरियो है। आ गया क्या समझ में। अब इसमें कुछ नहीं, वो कृषि वाला दे रखा तो उसमें परसेंटेज वगैरह यही पूछेगा। अब आइए आगे, अब अगला पॉइंट है, अब हमने इसी में आएगा खाद्यान्न। कौन सा, खाद्यान्न। खाद्यान्न के भंडार देखिए, समझिए देश में खाद्यान्न का भंडार, खाद्यान्न समझ गए कि हमारे पास अनाज का भंडार कितना है। आपको हमने क्या बताया था, बोलो, अब 1 मिनट बोलेंगे। हमने क्या बताया था, हरित क्रांति। अरे क्या बताया था, अब मुंह की तरफ क्या देख रहे हो, कहीं तो हरित क्रांति में पहला पॉइंट क्या था कि खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना, खाद्यान्न का उत्पादन क्या करना। दूसरा पॉइंट क्या था, बफर स्टॉक करना। कौन सा, बफर स्टॉक करना। स्टॉक में से बाद में जो कमजोर लोग हैं उनको क्या करना, बांटना। क्या करना, और लास्ट में हमने कहा बच जाए तो उसका निर्यात करना। 4 बातें नहीं थी क्या, ठीक। अगर वो पॉइंट याद है चारों तो ये समझ में आ जाएगा। अब जिन्होंने लिखा वो ये सोच रहे क्या पढ़ा रहा है। पहला क्या बताया था, बोलो, नंबर 1 बोलो, हरित क्रांति का पहला उद्देश्य क्या बताया था। उद्देश्य सबसे पहले खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना, दूसरा आत्मनिर्भरता लाना, तीसरा बफर स्टॉक करना, चौथा निर्यात बढ़ाना। बोलो क्लियर। ये क्या कर रहा है, ये भंडार आपके पास 2022-23 में कितना 329.7 मिलियन टन भंडार, समझ गए क्या 330 मिलियन टन हो गया लगभग। कितना 330 मिलियन टन। बोलो क्लियर है क्या। उसी बात को हम आंकड़ों में परिवर्तित कर रहे हैं। बोलो, क्योंकि मैंने क्या कहा, हमने भाई स्टॉक करना, तो कितना हो गया 330 मिलियन टन हो गया, 330 मिलियन टन हो गया। अब आओ 2023-24 में 328 पॉइंट कितना हुआ 9। क्यों हुआ, अभी अभी आप ऊपर वृद्धि दर देख रहे थे, तो 22-23 की वृद्धि दर क्या थी ज्यादा, और 23-24 की वृद्धि दर क्या है कम। वहां पे कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, सुन लो, कथन देगा, और कथन देगा तो वो देगा 2022-23 की वृद्धि दर क्या है ज्यादा, 2023-24 की वृद्धि दर क्या है कम। उपयुक्त में से दोनों कथनों में एक सही है, 2 सही है, दोनों सही है, कोई नहीं है। आ गया क्या बात। क्वेश्चन की डिजाइन वहां पे बढ़ाता है तब पता चलता है। अब वहां पे आंकड़ा भी नहीं पूछा और सब कुछ पूछ लिया। खाद्यान्न भंडार 2022-23 में क्या था अधिक, और 2023-24 में क्या हो गया कम। तो 2023-24 में कितना हो गया 330, और इसमें कितना हो गया 328। बोलो क्लियर है क्या, इतनी बात। अब सुनो, अब ये कह रहा है 40% भाग, इसका जो भंडार है हमारा, कौन सा भंडार, उसका 40% भाग तो 2/3 जनसंख्या को निःशुल्क हम वितरण कर रहे हैं। 85 करोड़ रुपए लोगों को, 85 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलो अनाज दे रहे हैं ना। अब वापस आ जाओ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री कब आई 2020 गरीब कल्याण योजना प्रधानमंत्री कब आई 2020। इसमें कितने लोग आ रहे हैं 85 करोड़, कितने, और 85 करोड़ लोगों को 5 किलो क्या दे रहे हैं अनाज, और उसके तहत हमारा 40% भाग जा रहा है। ये लो सारा हिसाब दे दिया अगले ने। अब आओ 7% भाग का हम क्या कर रहे हैं निर्यात, 7% भाग का क्या कर रहे हैं निर्यात, बाकी अपने खाने पीने में जो भी काम आ रहा है वो आ रहा है। बोलो क्लियर है क्या, हिसाब हो गया। अब हरित क्रांति का पॉइंट हिसाब से पढ़े। नंबर 1 बोलो,
खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना, खाद्यान्न का उत्पादन क्या करना, बढ़ाना। तो हमारे 2022-23 में कितना, 300 मिलियन टन, कितना 330 मिलियन टन, 330 मिलियन टन, और 2023-24 में 328 मिलियन टन, कितना 28। अब ये कह रहे हैं कि भाई हमारा जो इतना भंडार है इसका हम 40% क्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 85 करोड़ लोगों को क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं, और बाद में बाकी का 7% क्या कर रहे हैं, निर्यात। पूरा हिसाब हो गया, लोग खाद्यान्न हो गया। उन चीजों को इन आंकड़ों से ही तो जोड़ना है, लेकिन उस समय तो लिखा। सवाई सिंह को गलत थोड़ी कहता है, कितने लियो, रो रो के समझाता हूं, कह रहा मूर्खानंदो समझ लो। ये वही चीज आ गई। अब चाहे तो स्टूडेंट बेस्ट होता है ना, वो उसी हरित क्रांति के साथ इसको जोड़ देता है।